हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर अभी कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इसकी तैयारी में लगे होंगे या तो फिर इम्प्रूवमेंट की तैयारी में लगे होंगे। जिसका फिजिक्स पेपर में कम मार्क्स आया होगा वो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरा, जो अगर फिजिक्स पेपर में कहीं फेल कर गए होंगे तो आप इस एग्जामिनेशन को देकर के सफल हो सकते हैं। आइए, अभी तक मेरा जो वीडियो अपलोड हो चुका है वो MCQ के रूप में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, पब्लिक भी किया चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको आप जरूर देख लेंगे। सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के आ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4। 4 पार्ट का ये MCQ क्वेश्चंस है। आइए देखिए क्या क्या हमने इस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिया है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन देखिए, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 1.25 10 टू द पावर 19, 1.25 10 टू द पावर 21, 1.25 10 टू द पावर 23। ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना है इसमें 2 कूलम आवेश के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप पढ़े होंगे कि 1 कूलम आवेश के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आप पढ़े हैं पहले से, आप पहले पढ़े हैं कि 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 कूलम के लिए, 1 कूलम के लिए है। तो 2 कूलम है तो आपको यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए, 2 इंटू 6.625 इंटू 10 टू द पावर 19, यहाँ से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2 5 10 और 2 6 12, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, मतलब 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 कूलम के आवेश में। ऑप्शन देखिए, 1.25 10 टू द पावर 18 है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव R के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, और तब देखिए उसमें R के साथ कौन सा वेरी कर रहा है। 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r क्यूब, 1/r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको देखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते देखना है, सिंगल चार्ज के चलते नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला उसमें सही होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और यहाँ देख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले है विद्युत क्षेत्र और बाद में है विभव। तो पहला वाला विद्युत क्षेत्र का हो गया, r क्यूब पहले होना चाहिए, तो r क्यूब यहाँ पर है, दूसरा वाला r स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये है ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखिए, 3 नंबर क्या कहता है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम का नियम कब वैलिड होता है? तो ओम का नियम कब वैलिड होता है? कहता है जब उसका तापमान बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, परिवर्तनीय होता है, स्थिर या नियत होता है। तो ओम के नियम को आप याद किए होंगे, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर इससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नियत ताप, नियत ताप मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए क्या कहता है, नंबर 4, अपवाह वेग Vd विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है? अपवाह वेग का दूसरा भी नाम है अनुगमन वेग।
हिंदी में अगर कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्ड देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑप्शन है VD समानुपाती ई स्क्वायर समानुपाती 1/e समानुपाती √e समानुपाती e। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, VD = E/m × टाउ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसलिए ऑप्शन यहाँ देखिए डी, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ से कि प्रतिरोधों को मापने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक उपयुक्त है, क्यों? रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। कहता है कि जितने भी तरीका रेसिस्टेंस मेजर करने का है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, क्यों? यह एक शून्य विधि है, यह किरचॉफ नियम पर आधारित है, इसके 4 प्रतिरोध हैं, इसमें ओम का नियम शामिल नहीं है, ओम का नियम शामिल नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो क्वेश्चन 3-4 तो आता है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में उसका जो संतुलन का सिद्धांत है, चारों रेसिस्टेंस का रेशियो P/Q = R/S, जब गैलोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। यह है एक शून्य विक्षेप विधि है, यह एक शून्य विधि है या शून्य विक्षेप विधि इसको कह सकते हैं आप। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, बायो सेवार्ट के नियमानुसार धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होती है। यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, B समानुपाती R, B समानुपाती R², B व्युत्क्रमानुपाती 1/r और 1r और व्युत्क्रमानुपाती R²। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बायो सेवार्ट नियम में कौन सा ये ऑप्शन सही है? तो बायो सेवार्ट नियम का फॉर्मूला याद कीजिए। आपको बताया कि बायो सेवार्ट नियम का ये फॉर्मूला और एक वेक्टर फॉर्म में जो लिखा जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है उसको, इसलिए इस पर आप ध्यान देंगे और यहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। B = जो बायो सेवार्ट नियम में फॉर्मूला आप निकालते हैं, dB = μ0/4πI dl sin θ/r²। तो यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसलिए ये जो है डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है मैटर वेव, मैटर वेव का वेवलेंथ जो है वो क्या है? लैम्डा = h/p, लैम्डा = p/h, लैम्डा = h × p, लैम्डा = h²/p²। तो मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव का जो वेवलेंथ है वो पहला ऑप्शन सही है, आप जानते हैं, लैम्डा = h/p, h/p। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल्स भी आता है। जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है और परिवर्तित होती है, नन ऑफ दिस। तो आप सवाल भी बनाया होगा इस पर, फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है। इसमें आप याद रखेंगे कि जिस मीडियम में लेंस को रखा जाएगा उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, बराबर है, अधिक है, ये कंडीशन पर आपको देखना होगा। तो डुबोया जाता है तो पानी का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है तो बढ़ जाता है। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तो फिर वो गायब हो जाएगा, एक प्लेन ग्लास की तरह व्यवहार करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखिएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन करता है? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस करता है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ध्रुवन, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का प्रायोगिक सत्यापन कौन करता है? ये आप पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन जो है वो प्रायोगिक सत्यापन करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आइए देखिए, मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव, डेजर्ट में फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग तृष्णा किस कारण से होता है? मरुभूमि में मरीचिका या मिराज मृग तृष्णा का किस कारण से होता है? व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिफ्रैक्शन, ध्रुवन पोलराइजेशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप पढ़े हो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए देखिए, रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है। रेडियो एक्टिविटी हो चाहे रेडियो सक्रियता हो, इसकी घटना संबंधित है किस कारण? देखिए ऑप्शन सुनिए, न्यूक्लियस के क्षय से, रेडियो तरंगों के उत्पन्न से, रेडियो तरंग के संप्रेषण से, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी की घटना, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो लोग पढ़ते हैं नाभिक से निकलती है। तो न्यूक्लियस का जो क्षय है वही इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अर्धचालक है तो वो क्या होगा? घटेगा, जिसके चलते चालकता बढ़ जाती है। तो आपको बार बार कह रहे हैं, अगर यहाँ चालक लिखा हुआ है तो बढ़ेगा, और अगर अर्धचालक है तो ये घटेगा, जिसके चलते उसकी चालकता बढ़ जाती है। यहाँ प्रतिरोध क्या होगा? घटती है। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध जो है, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हम लोग आते हैं। हेनरी किस राशि का मात्रक है? यूनिट है, ये आपको बताना है। कौन सा क्वांटिटी है जिसका मात्रक हेनरी होता है? यहाँ देखिए, स्व प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए और बी दोनों, मतलब ये ए और बी दोनों, और नन ऑफ दी, इसमें कोई नहीं। तो आप हेनरी जानते हैं, स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व दोनों का मात्रक होता है, इसलिए ये है ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये देखिए, निम्न में से किसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे मैग्नेटिक फील्ड डेविएट कर सकता है? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, अल्फा बीटा दोनों। तो आप देखे होंगे कि गामा रेस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डेविएट नहीं किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है और इसको किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, अल्फा और बीटा दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए देखिए, केवल धारिता युक्त एसी परिपथ, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है, ऐसे सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है। केवल धारिता युक्त एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना होता है? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो आप जाएंगे केवल धारिता युक्त हो या केवल स्व प्रेरकत्व युक्त हो, मतलब सी और एल दोनों में ये 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, वीवीआई। देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, 4 ऑप्शन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इसमें किसके बराबर है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल, 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट पर मीटर, 1.6 × 10⁻⁹ किलोवाट आवर। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है? ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी का इसमें देखिए कौन सा यूनिट है? एनर्जी का इसमें कौन सा यूनिट है? तो जूल है यहाँ पर, ये 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। परमाणु द्रव्यमान है मतलब ये आपको देखना होगा यहाँ पर कौन सा उसके बराबर है। 1.66 सब में है, 1.66 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 10 टू द पावर खाली चेंज है,
10 टू द पावर वो भी नहीं चेंज है, -27 -27 -27 -27। यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ मिलीग्राम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप पढ़े होंगे 1 AMU SI यूनिट में 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है? सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है किसके चलते फ्लो करता है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल वीवर या छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं होल, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं होल और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो वीडियो एग्जामिनेशन से संबंधित आ रहा है या और किस तरह का होगा आपके पास सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और दोस्तों को भी बीच में शेयर कीजिए जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने की तैयारी में लगे हैं, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा इसमें होती है। 4 ऑप्शन है, MLT-1, ML2T-1, ML2T-2, MLT-2। तो आप इसको निकाल के देखेंगे। प्लांक स्थिरांक का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। जूल एनर्जी हो गया ML2T-2 इंटू सेकेंड। ये करेंगे ML2T-1 हो जाएगा ये मिल करके, इसलिए ऑप्शन ML2T-1 मतलब बी नंबर जो है इसका सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये देखिए, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? संधि डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, इसमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे कई बार कि जेनर डायोड का उपयोग जो किया जाता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट मेरा था। अगर आपको पहले वाला नहीं देखे होंगे आप, तो उसको भी जरूर देख लेंगे। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं आपके साथ, और इस तरह से मेरा प्रोग्राम चलते रहेगा जब तक कि आपका कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। फिर हम आते हैं दूसरे वीडियो लेकर के MCQ का ही। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।